नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार की सियासी फिजाओं में रोज कोई ना कोई मसला गर्माहट से आ रहा है, खासकर महागठबंधन और एनडीए कुनबे के बीच। सोमवार को दो बयानों ने दोनों खेमों में अटकलों को हवा दे दी। लालू प्रसाद की सोनिया राहुल की रैली से दूर रहने की स्वीकारोक्ति ने विरोधियों को चुटकी लेने का मौका दिया, तो दूसरी तरफ राम जेठमलानी के मोदी विरोधी बयान ने महागठबंधन की झोली में एक मुद्दा डाल दिया। लोकतंत्र में इन मुद्दों पर बात होगी, वहीं आपको दिखाएंगे कुछ बड़े नेताओं से भी खास बातचीत। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आचार संहिता उल्लंघन का मामला, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को आज देना है जवाब। 1 अक्टूबर को जारी हुआ था नोटिस। बिहार में लालू यादव से मंच साझा नहीं करेंगे सोनिया और राहुल गांधी, विरोधियों ने बताया दरार। महागठबंधन ने कहा एकजुट है पार्टियां। तीसरे मोर्चे का बिहार चुनाव में जीत का दावा, राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में एनसीपी नेता तारिक अनवर का बीजेपी को फायदा पहुंचाने से इनकार। पहले दौर के चुनाव मैदान में 1/3 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले, 583 में से 146 करोड़पति प्रत्याशी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को आज आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को 1 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर राघोपुर की रैली में प्रचार के दौरान मोदी ने अपने भाषण में हर गरीब परिवार को रंगीन टीवी और हर साल धोती साड़ी और लड़कियों को स्कूटी देने का चुनावी वादा किया था। हालांकि बाद में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में भी सत्ता में आने पर रंगीन टीवी, धोती साड़ी और स्कूटी देने के वादे का जिक्र है। दोनों ही नेताओं को चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस का आज दोपहर 3 बजे तक जवाब देना है। हमारे संवाददाता रवीन सिंह शुरान हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर पर उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। आज चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी दोनों को देना है, लेकिन रवीन, कोई फिक्र दिखाई दी क्या इसे लेकर दोनों नेताओं पर? जहाँ तक फिक्र का बात है तो बिल्कुल हम इस नोटिस के बाद कई बार इन नेताओं से मिलने का मौका मिला है और निश्चित तौर पर बेफिक्री के साथ भी जिस तरह से रैलियों में उसके बाद भी भाषण दे रहे हैं। और जहाँ तक लालू प्रसाद यादव का बात है, वो लगातार इस पूरे चुनाव में प्रचार के दौरान कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस चुनाव का जो रुख है वो जाति के आधार पर बहस की तरफ मोड़ दिया जाए। और उन्होंने यही बात जो है तेरसिया की जिस विधानसभा राघोपुर के गांव तेरसिया में जो रैली हुई थी, उसमें भी जिस तरह का उन्होंने यदुवंशी और अगड़े पिछड़ों की बात की थी, वो एक लामबंद करने वाली बात को माना है चुनाव आयोग ने। और जो नोटिस इन लोगों को दिया गया है, दोनों नेताओं को, नोटिस के हिसाब से अगर ये लोग उस नोटिस का जवाब आज जब देंगे और उससे अगर चुनाव आयोग संतुष्ट होता है तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होता है तो चुनाव आयोग के पास इस बात का अधिकार है कि दोनों नेताओं को भविष्य में इस पूरे चुनाव में जो है रैलियां करने से और किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार में हिस्सा लेने से रोकने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है। साथ ही साथ अगर जो ट्रायल चलती है, क्योंकि एफआईआर भी दोनों के खिलाफ रजिस्टर हुआ है अलग अलग थानों में, उस एफआईआर में के बाद अगर जब ट्रायल चलता है तो दोनों को 3 साल तक की कैद का भी उसमें प्रावधान है अगर कोर्ट में ये बातें साबित हो जाती हैं तो। क्योंकि इंडियन पिनल कोड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। जहां तक पूरे चुनाव में इस बात का जिक्र है, ये लोग या खास तौर पर राजनीतिक दल जो है यहाँ के जो है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मामले को, राजनीति को कैसे रंग दिया जाए कि जो है जनता विकास या दूसरे नारों को भूल के और उन बातों के बारे में चर्चा करे जिससे इन हर पार्टी को राजनीतिक तौर पर ज्यादा मतों का लाभ हो सकता है, ज्यादा वोटों का फायदा हो सकता है। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने लालू प्रसाद यादव से पूछा भी कि आप जो है बात कर रहे हैं जातिवाद की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जातिवाद की बात जातियां मैं लेकर नहीं आया हूं, ये जातियां परंपरागत तौर पर इस समाज में हैं और मैं समाज की सच्चाई जो है समाज के सामने रख रहा हूं। और बीजेपी का कहना है कि हम लोग विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं
और ये जो बातें सुशील मोदी ने बोली है, इन्हीं बातों को एजेंडा में यानी कि विजन डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने रखा है, इसलिए उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब उसके बाद चुनाव आयोग इसमें क्या फैसला करता है, ये बड़ा देखना जो है दिलचस्प होगा। जी, क्योंकि सुशील मोदी ने ये दलील जरूर दी है कि जो जो बातें उन्होंने कही वही घोषणा पत्र में भी है पार्टी के, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जो लोक लुभावन वादे हैं उन पर पैनी नजर रखने को लेकर घोषणा पत्र की कॉपी भी अब मांगी है। तो क्या नए दिशा निर्देश आ सकते हैं सामने? जी बिल्कुल आ सकते हैं दिशा निर्देश नए, क्योंकि देखिए कई दिन से इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से लोक लुभावन वादे किए जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी तरह का फोर्सिबल लॉ आपके पास नहीं है, और जनता जो है वो कई बार बहकावे में आ जाती है लोक लुभावन वादे किए। इसी तरीके की चीजें जो है इसी तरीके का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अब एक पिटीशन के थ्रू पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि हमारे पास इससे जुड़ा कोई कानून अभी नहीं है, इसलिए हम पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने जो वादे किए गए हैं चुनाव के दौरान और चुनाव जीतने के बाद अगर उन वादों को पूरा नहीं करती हैं तो उन वादों को फोर्स करने का हमारे पास इन नेताओं को या इन पार्टीज को किसी तरीके का कानून फिलहाल नहीं है। तो इस वजह से जिस तरीके से लोक लुभावन वादों की झड़ी लग जाती है, हर राजनीतिक दल जो है वो यही इस तरह की बातें करता है कि चाहे अगर जब यूथ का जिक्र करें तो हम लोग जो है इतने करोड़ नौकरियां दे देंगे, जब बुजुर्गों का जिक्र हो तो उनको किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी की बात की जाती है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात की जाती है, और अब तो लैपटॉप, जिस तरह हमने देखा चुनाव में लैपटॉप बांटने का जिक्र हुआ, रंगीन टीवी का जिक्र हुआ, और स्कूटीज का जिक्र होता है बच्चियों के लिए जो स्कूल जाने वाली है, साइकिल का जिक्र होता है। तो इस तरह की ये चीजें जो मेटेरियलिस्टिक चीजें जो बांटने का जिक्र जो किया जाता है, तो इस पर चुनाव आयोग कई बार सख्ती से पेश आ चुका है, लेकिन किसी कानून की एब्सेंस की वजह से देखना होगा रवीन की लगातार चुनाव दर चुनाव जिस तरह से नेताओं की जुबानी मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, लोक लुभावन वादों की झड़ी लगती जा रही है, क्या कोई नए दिशा निर्देश या कड़े कानून आते हैं? क्योंकि हमने देखा है जहां तक आदर्श आचार संहिता तोड़ने की बात है, सरकारी कर्मचारियों पर तो लगाम तुरंत लग जाती है, लेकिन नेताओं के आगे चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बेबस नजर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालू प्रसाद यादव के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मंच साझा नहीं करने की खबर को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि महागठबंधन के सभी घटक दल किसी तरह के मनमुटाव से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक ही पार्टियां प्रचार में उतरेंगी। हम अलग अलग जाएंगे, चलो अलग अलग। किसी भी तरह के मनमुटाव की खबर को खारिज कर रहा है। जहां दूरी दिख रही है वहां निकटता है। सबने अपना डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए प्रचार हो रहा है। फिर आप किस प्रकार की दूरी की बात करते हैं? पहले साहब मुख्यमंत्री पद में जो दूरियां बनी हुई हैं आपकी, 1 दर्जन लोग बिहार में घूम रहे हैं सपने पाले हुए, और वो भी दिवा स्वप्न। उनकी खैरियत पूछिए, हमारी खैरियत ना पूछे, हमारी खैरियत जनता जानती है। ऐसा नहीं है कि परहेज किया गया है, उनकी अपनी पब्लिक मीटिंग्स हैं, हमारी अपनी पब्लिक मीटिंग्स हैं, और एक मीटिंग जो शुरू में हुई थी उसमें सोनिया जी ने, लालू जी ने, नीतीश जी ने, सब ने मिलके एक साथ पब्लिक को एड्रेस किया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर पब्लिक मीटिंग के अंदर सारे नेता एक साथ हों। कि नेता और कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं, ये संघ परिवार का नया शगुफा है। आरजेडी और जेडीयू को कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने में, जॉइंट कैंपेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन के ऐलान के बाद तीनों पार्टियों ने पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली की थी। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की थी। हालांकि उसके बाद तीनों नेताओं ने कभी मंच साझा नहीं किया, लेकिन महागठबंधन का कहना है कि सभी जिलों में प्रचार कार्यक्रम को देखते हुए यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम जेठमलानी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट देने की बात कही है। राम जेठमलानी के बयान के बाद बिहार में पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बीजेपी जहां इस बयान को कमतर करके पेश कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों को बीजेपी पर हमला करने का एक मौका मिल गया है।
वोट करना हो तो मैं आज जाके नीतीश सरकार के लिए वोट करूंगा, क्योंकि आई वांट मोदी टू सफर अ डिफीट. मोदी हैज चीटेड द पीपल, ही मस्ट सफर अ डिफीट, ही मस्ट बी पनिश्ड. नाराजगी से भरे राम जेठमलानी के इस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. चुनावी मौसम में विपक्ष को एक ऐसा मौका मिल गया है जिसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही. महागठबंधन ने बीजेपी पर ये आरोप लगाया कि धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आ रहा है. कांग्रेस ने कहा कि नाराजगी सिर्फ बीजेपी नेताओं के भीतर नहीं है, बल्कि पूरा देश केंद्र सरकार से नाराज है. महंगाई आसमान छू रही है, दालों की कीमत हो चाहे प्याज की कीमत हो. आज इस सरकार ने, सूट-बूट की सरकार ने केवल और केवल बैन्स दिए हैं इस देश को, कि इस देश को ये बताने की कोशिश करी है कि वो क्या खाए, कैसे खाए, कब खाए, क्या पहने, महिलाएं किस तरह से व्यवहार करें. जेडीयू ने कहा कि नीतीश सरकार के कामकाज से लोग वाकिफ हैं, इसलिए राम जेठमलानी नीतीश कुमार की प्रशंसा से खुद को रोक नहीं पाए. वाम दलों ने भी जेठमलानी के बयान का समर्थन किया. सीपीआई ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादे किए थे उस पर वो खरे नहीं उतरे. Mr. Ram Jettmalani says Prime Minister has cheated the people, deceived the people. Otherwise, what was the basis for Prime Minister to make such a statement? That his government will bring back all the black money and every citizen will be able to get 15 lakhs rupees per year. What happened to that promise? Prime Minister should explain. अपने ही नेता के बयानों के चलते सवालों में घिरी बीजेपी को इस पर सफाई के लिए उतरना पड़ा. राम जेठमलानी जी बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सीनियर हैं. अब उनका जो है वो सियासी उनका सफ़र कब किधर का हो जाए, किधर के दिखते रहे और किधर का हो जाए, तो इसलिए चलता रहता है उनका. तो असल में बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस बयान पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे तूल देकर चुनावी फायदा उठाना चाह रहा है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. बिहार में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक खास रणनीति के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं. एक तरफ जहां वो प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ रैलियों के जरिए विरोधियों को घेर रहे हैं. सोमवार को उन्होंने सुपौल की रैली में नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की. बिहार की सत्ता में बीजेपी को काबिज कराने के लिए अमित शाह दिन रात पसीना बहा रहे हैं. सुपौल की रैली में उनके निशाने पर नीतीश रहे. अमित शाह ने नीतीश कुमार को महत्वाकांक्षी करार दिया. उन्होंने कहा कि नीतीश की ख्वाहिश प्रधानमंत्री बनने की थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो एनडीए से अलग हो गए. और आपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण जदयू भाजपा की सरकार को तोड़ दिया. हमें कोई सत्ता का मोह नहीं, मगर तोड़कर क्या किया? तोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस लालू का आप विरोध करते थे 20 साल से, उसके कंधे पर बैठकर आप मुख्यमंत्री बनकर बिहार के जनादेश की पीठ में छुरा भोंकने का काम ये नीतीश कुमार ने किया. उन्होंने लालू प्रसाद की भी तीखी आलोचना की. लालू प्रसाद यादव को अमित शाह ने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताते हुए पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने का दावा किया. बिहार की जनता ने 50 साल तक मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को, 15 साल तक मौका दिया है लालू प्रसाद यादव को, और 10 साल तक मौका दिया है नीतीश कुमार को. बिहार का भला किसी ने नहीं किया. एक 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दे, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं. अमित शाह 29 सितंबर से बिहार में डेरा जमाए हुए हैं. इस दौर में उनका जोर सुपौल समेत 5वें चरण के 9 जिलों की सीटों पर है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी बिहार को छल रही है. उन्होंने बांका की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो महत्वाकांक्षी नहीं है, बल्कि बीजेपी बिहार की जनता को गुमराह कर रही है.
नीतीश कुमार ने बीजेपी पर सांप्रदायिक मुद्दों को चुनाव में भुनाने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सारा कामकाज छोड़कर भारत सरकार के मंत्री बिहार के मैदान में वोट मांगने में जुटे हैं। देश भर के आधे जिलों में 300 से ज्यादा जिलों में सूखे की स्थिति है। अब भारत सरकार के कृषि मंत्री, सब मंत्री पटना बिहार हेलीकॉप्टर नहीं नचा रहे। अरे जनता ने मौका दिया है काम करने का। दुख तकलीफ में लोग हैं, फसल बर्बादी के कगार पर है। आइए आप वोट मांगे फिर। आरजेडी के युवा नेता तेज प्रताप यादव ने सोमवार को महुआ सीट से नामांकन पत्र भरा। भारी संख्या में समर्थकों के साथ पर्चा भरने पहुंचे तेज प्रताप सिंह के साथ उनके पिता और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी मौजूद थे। हाजीपुर के समाहरणालय में पर्चा भरने के बाद तेज प्रताप ने जीत के दावे किए, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में इस बार बीजेपी की हालत पतली हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लुभावने वादों के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाह रही है, लेकिन मतदाता भ्रमित नहीं होने वाले। 14 में वादा किया था काला धान, वादा किया था रोजी रोजगार, महंगाई रोकने का, तो वो क्लियर नहीं हुआ। अभी तिलक लेके खड़ा है बिहार के चुनाव में बीजेपी की रंगीन टीवी देंगे, बोला ना, और स्कूटी देंगे, तेल भरवा देंगे, और कोई दुल्हा तैयार नहीं हो रहा लेने के लिए। चलो। बिहार में तीसरा मोर्चा 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तीसरा मोर्चे के घटक दल एनसीपी पर आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। एनसीपी नेता तारिक अनवर से राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान ने खास बात की। इसमें उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं। सर, चुनाव आ गया है, आप लोग अलग मोर्चा बना के लड़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी को सेफ पैसेज देने का पूरा तैयारी कर ली है? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां तीसरा या चौथी पार्टियां नहीं हैं। आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, आप दिल्ली को ले लीजिए, हर जगह तीसरा चौथा मोर्चा भी है, पार्टी भी है। तो ऐसा क्या परिवर्तन आ गया बिहार में इस बार आपको दिख रहा है कि आप लोगों को पूरा सब सीट पे लड़ रहे हैं? परिवर्तन बहुत आ गया, क्योंकि सारा गठबंधन जो बीजेपी के साथ थे वो आरजेडी के साथ हो गए, जो आरजेडी के साथ थे वो बीजेपी के साथ हो गए, और कई लोग इधर से उधर हो गए। सब लोग कहते हैं कि बिहार में लालू के वक्त जंगल राज था, तो लालू कहते हैं कि हमारे जंगल राज के लिए जो लोग जिम्मेदार थे वो पप्पू यादव जी तो आपके साथ हैं। ऐसी बात नहीं है, उनका ये कहना गलत है। पप्पू यादव या ऐसे जो भी लोग हैं, वो लोग आज हमारे साथ जरूर हैं। कल तक वो आरजेडी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। कल उनको लोकसभा में उन्होंने टिकट दिया था। अगर वो इस तरह का उन पर आरोप था तो फिर लोकसभा में लाने का काम क्यों उन्होंने किया? जैसे महाराष्ट्र में आप लोगों ने कांग्रेस से अलग होकर के बीजेपी को सेफ पैसेज दिया, उनको ज्यादा ताकत मिल गई, तो पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि उसी तरीके का कुछ यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं। सेकुलर वोट को डिवीजन हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि बुनियादी तौर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, और मुलायम सिंह यादव हों या हम हों या हमारे साथ जितने भी लोग हैं, बुनियादी तौर पर सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उसके खिलाफ होने का मतलब सेकुलर है ना सर? बिल्कुल सेकुलर हैं, और इसीलिए तीसरा मोर्चा हमने बनाया है। तो सेकुलर आप लोग ये जो तीसरे मोर्चे की सेकुलरिज्म में खाली हिंदू और मुसलमान ही दिखता है सर, कोई क्रिश्चियन है, सिख है, वो तो दिख नहीं रहा। बिल्कुल सब लोग हमारे साथ आएंगे, और धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। तो इस बार आप लोग कड़ी टक्कर देने वाले हैं बीजेपी को और महागठबंधन को? बिल्कुल, हम लोग एक तीसरा विकल्प देंगे, मजबूत विकल्प, और बिहार के लोग, उनको एक अवसर मिलेगा, एक मौका मिलेगा, ताकि वो अपने मन से अपनी पसंद की सरकार बना सके। रविंद्र सिंह शुरान खुद हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। रविंद्र, तारिक अनवर एक के बाद एक तमाम आरोपों को निराधार बता रहे हैं, और हम जानते हैं समाजवादी पार्टी और एनसीपी दोनों का एक खास असर बिहार में नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से असंतुष्ट नेताओं की जमात शामिल हुई है इस तीसरे मोर्चे में, अब क्या तस्वीर दिख रही है, क्या संभावना लग रही है इसे लेकर?
रवींद्र, आवाज आ रही है आप तक? कोशिश करेंगे हम बात करने की इस मसले पर। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार ने काफी तरक्की की है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आजाद ने कहा कि एक जमाने में पिछड़ेपन के लिए जिस बिहार को जाना जाता था, आज वहां दूर दराज के इलाकों में भी विकास साफ दिख रहा है। प्रदेश की कायापलट के लिए उन्होंने नीतीश कुमार के अलावा केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को भी श्रेय दिया है। आज बिहार के अंदरूनी इलाकों में भी अगर जब जाएंगे आप, तो आपको पक्की सड़कें मिलेंगी, अच्छी सड़कें मिलेंगी, टूटी फूटी सड़कें नहीं मिलेंगी। इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। किशनगंज की एक रैली में कथित तौर पर उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ बयान दिया था। ओवैसी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 और आईपीसी की धारा 153A और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लोकतंत्र में खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। चुनावी मैदान से धनबल का इस्तेमाल नहीं करने की बात हर पार्टी दोहराती रहती है, लेकिन मौजूदा चुनाव के पहले दौर में जिन उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं उनमें लगभग 1/3 आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। जी हाँ, सिर्फ पहले दौर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 1/3 आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जबकि 1/4 करोड़पति उम्मीदवार हैं। पहले दौर में 12 अक्टूबर को 10 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होना है। रैलियों में धनबल की बात जोर शोर से हर पार्टी उठाती रही है, एक दूसरे पर इसे लेकर निशाना भी साधते रहे हैं। लेकिन जब मामला टिकट बंटवारे का आया तो क्या बीजेपी और क्या जेडीयू, हर पार्टी में अपराधियों का बोलबाला दिखा। पहले दौर में 583 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 30% यानी 174 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। 130 प्रत्याशियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 16 उम्मीदवार हत्या के आरोपी हैं, जबकि 37 पर हत्या के प्रयास के गैर जमानती मुकदमे लंबित हैं। 11 पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, 2 पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने, 5 पर डकैती और 9 पर अपहरण के केस हैं। चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में उम्मीदवारों ने इन आरोपों को स्वीकार किया है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हलफनामों के अध्ययन के बाद ये आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 27 में से 14, सीपीआई के 25 में से 14, जेडीयू के 24 में से 11, समाजवादी पार्टी के 18 में से 9, बीएसपी के 41 में से 8, आरजेडी के 17 में से 8, एलजेपी के 13 में से 8 और कांग्रेस के 8 में से 6 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। इसके अलावा 45 निर्दलीय उम्मीदवार भी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। 37 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां 3 से ज्यादा दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर ने आपराधिक पृष्ठभूमि के अलावा करोड़पतियों की सूची भी जारी की है। पहले दौर में 583 उम्मीदवारों में से 146 यानी 1/4 उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी पहले दौर में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1,44,00,000। पार्टी के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा 24 में से 19 उम्मीदवार जेडीयू के, बीजेपी के 27 में से 18, आरजेडी के 17 में से 11, एलजेपी के 13 में से 8, समाजवादी पार्टी के 18 में से 6 और कांग्रेस के 8 में से 6 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 42 निर्दलीय उम्मीदवारों के पास भी
1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति शून्य बताई है, जबकि एक ने महज 954 रुपए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी बिहार में महागठबंधन की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को पिछड़ी जाति का समर्थन है और नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने अलायंस तो कर लिया है आरजेडी से, लेकिन जो एक परसेप्शन बन रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं कि जेडीयू जब विकास जेडीयू ने काफी किया था, नीतीश कुमार जी का विकास 10 साल लोगों ने देखा अलोंग विद बीजेपी, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने आरजेडी के साथ अलाय किया? देखिए, ये गठबंधन का युग है। रामविलास पासवान जी ने गोधरा के मैसेकर के बाद अटल जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया था, आज वो उसी के साथ अलायंस में है। इसका मतलब प्रिंसिपल्स नहीं है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात ज्यादा सबके लिए है। ग्रैंड अलायंस के लिए जो महागठबंधन है उसके लिए सेक्युलरिज्म और जात पात वाली जो डिस्कोर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जात पात उसको आप नहीं कह सकते। गवर्नेंस हैज टेकन अ बैक सीट, वो कहीं दरकिनार है। नहीं, नीतीश कुमार माने गुड गवर्नेंस, नीतीश कुमार माने अपलिफ्टमेंट ऑफ बिहार। बिहार की पॉलिटिक्स में टू गेट द सोशल जस्टिस एंड टू गेट द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल, जो उनका रिजर्वेशन का जो अधिकार है, जो हक है, वो भी टोटल फोकस में आ गया। लेकिन इवन देन हमारा नारा है न्याय के साथ विकास। कि जो सबसे बड़ा क्लिंचर इस चुनाव में माना जा रहा है वो है ईबीसीज की जनता, जो 32% के करीब है, और उसको लुभाने के लिए बीजेपी हर तरह से कोशिश कर रही है। और ये माना जाता था कि वो नीतीश कुमार और ग्रैंड अलायंस के खेमे का जो वोट बैंक है उस पर वार करने की पूरी कोशिश है। लोकसभा चुनाव में जो अति पिछड़े हैं वो पूरे देश की तरह से बिहार में भी उसके साथ गए थे। उससे पहले वो नीतीश कुमार जी के साथ थे। लेकिन जीतन राम मांझी जो कि महादलित लीडर हैं, वो आपको नहीं लगता कि आपके वोट बैंक पर सेंध लग सकती है उनकी कुछ? पहले हम अति पिछड़ों की बात करते हैं, जो 35% के आसपास टोटल आबादी का है। उसका बड़ा हिस्सा हमारी तरफ आ रहा है, जो हमारी जीत का मुख्य कारण है। पासवान का, मुसहर का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है, लेकिन जो दूसरी जो दलित जातियां हैं वो हम लोगों के साथ है। So you are 100% कॉन्फिडेंट कि नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, आपका ये कहना है? फिर एक बार नीतीश कुमार। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ लोकतंत्र में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे और अगली खास पेशकश आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर सुबह 11 बजे। नमस्कार।